ये हमारे पास है ये टॉपिक उपसंयोजक यौगिकों की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस प्रकार से होगी, जो हमारे पास उपसंयोजक यौगिक हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम किस प्रकार से जान पाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी स्टेबिलिटी को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग पार्ट है बेटे, जो हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर हमारे पास होगा ये उपसंयोजक यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, कौन सा वाला, सेंट्रल मेटल आयन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास और लिगेंड्स है उनके संयोग से बनते हैं। तो जो एक जो मतलब हमारे पास ये कौन से वाले यौगिक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका जो निर्माण होता है कैसे होता है, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन, एक तो सेंट्रल मेटल आयन और प्लस इसके साथ क्या होगा, लिगेंड्स होगा। इन दोनों के जुड़ने से क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, ठीक है। इनके संयोग से बनते हैं। दूसरा इसमें क्या होगा, इनके मध्य कौन सा बल काम करता है, जो ये दोनों इन दोनों के बीच कौन सा बल काम करता है। तो जैसे हमने इसके अनुसार देखा, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग चीजों को बताती है। तो हमने सीएफटी के अनुसार देखा, तो इनके जो बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनता है, परबल फोर्स ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं इसको प्रबल आकर्षण बल। इन दोनों के बीच क्या लगता है, प्रबल आकर्षण बल, आकर्षण बल। कैसे आकर्षण बल, जो प्रबल किस्म का, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, जो संकुल आयन होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, वो स्थायी होते हैं इस बॉन्ड के कारण। ये हम स्थायी तो पढ़ना ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रबल आकर्षण बल, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। और इसके कारण ही क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं इसी बॉल के कारण, ठीक है। लेकिन यदि क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे पास क्या होंगे, संकुल आयन होंगे, स्थायी होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। परंतु जो जलीय विलयनों में क्या होंगे, थोड़ी सी मात्रा में इनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। लेकिन यदि इनमें थोड़ा सा पानी मिलाए, किसमें, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास, कौन से कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम पानी मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, थोड़े से इनका अपघटन हो जाता है, यानी कि अपघटन होता है। तो ये थोड़ी थ्योरी है, अपघटन हो जाता है किसके, पानी मिलाने से। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें यदि हम क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये उनका अपघटन हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है। पहले जैसे इनका निर्माण क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से होता है। इनमें क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल होगा, जिसके कारण स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हम पानी मिलाएंगे तो उनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, ठीक है। तीसरा यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, किस प्रकार से अपघटन होता है, और इनमें जब अपघटन होगा तो उन अपघटन के बीच भी क्या होता है, साम्य स्थापित रहता है। जैसे मान लीजिए हमने किस प्रकार से, जैसे मेटल है ना, मेटल में N प्लस है, N प्लस चार्जेस हैं, और इसमें क्या है, X लिगेंड लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, X लिगेंड लगे हुए हैं।
तो इन दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों लिगेंड्स और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है M और LX और इसकी पावर क्या होगी N+, है ना। इन दोनों के बीच क्या रहता है, साम्य रहता है, ये टूटेंगे ये बनेंगे और फिर ये मिल करके ये बना देंगे, साम्य रिश्ता बना देंगे। कुछ सब में नहीं होता, सब में नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ऐसे बने होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टूटते नहीं जनरली, है ना। और ये क्या होंगे, धातु आयन और संकुल आयन कहलाते हैं ना, संकुल आयन कहलाते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको बोलते हैं बेटा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार यदि हम देखेंगे साम्य स्थिरांक इक्विवेलेंट कांस्टेंट, है ना, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, साम्य स्थिरांक क्या होगा, K इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जैसे मानिए वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि M LX की पावर स्मॉल n, और इसकी पावर को यदि हम देखें बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और बटे में क्या करेंगे, इसमें बटे में करेंगे m की पावर n पॉजिटिव और l की पावर x, जो हमारे पास x लिखा हुआ है ये आ जाए। तो इस प्रकार से इसमें साम्य स्थिरांक भी हम याद कर सकते हैं, किसमें, उपसहसंयोजकों के स्थायित्व में। यहाँ पर और भी हो सकते हैं बेटा, जैसे इसके अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे Fe3 पॉजिटिव है और इस पर हमने क्या करवाया 6Cn साइनाइड माइनस चार्ज है, और इसमें क्या है, साम्य स्थिरांक दिखा दे। कम आयनों में ऐसी कंडीशन होती है बेटा, ये ध्यान रखना। और ये क्या बना देगा Fe और Cn का होल 6, ठीक है ना, और इस पे कौन सा आएगा 3 माइनस चार्ज, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी तोड़ देता है, इसको दो भागों में टूट जाते हैं, और इनमें क्या होगा, स्थायित्व तो साम्य स्थिरांक हम निकाल सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती 1.2 into 10⁻31, ये वैल्यू आ जाएगी साम्य स्थिरांक, है ना, ये दी हुई वैल्यू है। इसी प्रकार से अन्य भी जो यौगिक है वो टूट करके हम अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनसे यौगिक बन सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, जैसे CO है और मान लीजिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 4Cn माइनस है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ साम्य स्थिरांक लगा सकते हैं और क्या बना देंगे, CO बन जाएगा Cn के होल 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 नेगेटिव। इस प्रकार इसकी जो वैल्यू आती है वो कहता है 2 × 10⁻27, ये वैल्यू है ना। ये सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए FeCn की होल 6 है और इस पर कितने चार्जेस हैं, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, अधिक स्थायी, अधिक स्थायी है ना, और CuNH3 की होल 4 और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, ये अधिक स्थायी है, एक मिनट मान लेते हैं, इसका थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, FeCN, सॉरी बेटा एक मिनट है, थोड़ा गलत हो रहा है,
ये हमारे पास अधिक स्थायी है। और किससे अधिक स्थायी है इसको हमें देखना होगा। एक मिनट है तो आपको, ये है जो अधिक स्थायी है वो है FeCN का होल 6 और इसकी पावर है 4 - इससे अधिक स्थायी। जैसे यहाँ पर ही हम ये एक एग्जांपल और जोड़ सकते थे इसमें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है Fe और इसमें ले लेते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज और प्लस इसमें क्या कर देंगे 6Cn ले लेते हैं। और ऐसे एरो करके यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाता है Fe और Cn का होल 6 और इसमें कौन से चार्जेस आएंगे, इसमें आएंगे 4 - चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि इसका जो वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁴ ये है 6। तो ये ज्यादा, ये कहता है कि देखो जो FeCN ये 2 - वाला है ना ये ज्यादा स्थायी है इसकी कंपैरिजन में 4 से, सॉरी 3 - लिख लो इसको ना, 3 - किससे ज्यादा, देखो FeCN की होल 6 3 - जो है अधिक स्थायी है इससे, है ना। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ऐसे अन्य यौगिक भी हैं जो स्थायित्व जिनका ज्यादा हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट है बेटा इसमें कि स्थायित्व को कौन कारक प्रभावित करते हैं, है ना। कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कौन से कारक ऐसे हैं जो इस स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उप सहसंयोजी क्या आएगा, उप सहसंयोजी, उप सहसंयोजक जो हमारे पास क्या है, उप सहसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व, है ना, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले, को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि इसमें क्या होगा, फैक्टर affecting the stability of coordination compound, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस प्रकार से उनको किस प्रकार से उनकी जो क्या है स्थायित्व को प्रभावित किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कारक है। तो पहला बेटा इसमें जो नंबर 1 पे कहे तो हमारे पास है केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति। जो हमारे पास क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति। इसमें क्या होता है कि जो नेचर होगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम। तो उसका नेचर कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे, किस प्रकार से होगा, यदि उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन है पर अधिक आवेश का घनत्व होगा। मान लीजिए उसमें क्या है, आवेश का घनत्व अधिक है, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है, यदि इस पर आवेश का घनत्व अधिक है, यदि इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा चार्ज जो है अधिक होगा, आवेश का घनत्व मान लीजिए अधिक है, आवेश का घनत्व क्या है, अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा कि इसका स्थायित्व अधिक होगा। यदि इसमें आवेश का घनत्व ज्यादा है तो ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। एक पहचान हमारे पास इसका घनत्व, आवेश का घनत्व अधिक होगा
तो अधिक स्थायी होगा। जैसे मान लीजिए देखो Fe3 पॉजिटिव है, ठीक है ना, Fe3 पॉजिटिव पे आवेश अधिक है किसकी कंपैरिजन में, Fe2 पॉजिटिव की। इन दोनों में स्थायित्व तो किसका ज्यादा होगा, किसका होना चाहिए बेटा स्थायित्व तो ज्यादा, इन दोनों में आवेश का घनत्व Fe3 पॉजिटिव पर अधिक है, तो इसमें अधिक स्थायित्व तो किसका होना चाहिए, Fe3 पॉजिटिव का। बिल्कुल इसका होगा, क्योंकि इसमें आवेश का घनत्व अधिक है, इसलिए क्या होगा, स्थायित्व तो भी इसका अधिक होगा। ये कम स्थायी होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे आएंगे। मान लीजिए आपके पास आया FeCN ये होल 6, ठीक है, और इस पे लगा हुआ 3 पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए 3 नेगेटिव चार्ज, और दूसरा दे रखा है Fe और Cn का होल 6, और इस पे क्या कर रखा है 4 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज। इनमें ज्यादा स्थायी कौन है, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है, ये वाला है ये वाला है, FeCN की होल 6 सर 3 माइनस। कैसा पता लगा बेटा, इसका स्थायित्व तो ज्यादा है। अब हमें क्या करना होगा, ठीक बताया इस बिटिया ने, तो यहाँ पर देखो बेटा इसमें क्या होगा, जो FeCN के होल 6 और इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, Fe के हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो Fe को x मान लो, है ना, इससे चार्ज का घनत्व आ जाएगा, इसमें Cn का क्या होगा -1 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, है ना, प्लस का चिन्ह आएगा, और इस इक्वल टू क्या आएगा -3, तो ये देखो x - 6 इज इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, क्योंकि 6 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में -3, तो इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, Fe में क्या आ रहा है 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जबकि देखा जाए तो वैसे तो इससे देखेंगे तो ये कम है, भी ज्यादा है ना। यहाँ देखो इसको x मान लेंगे, -1 इंटू 6 कर देंगे, है ना, प्लस का चिन्ह आएगा, और यहाँ आएगा -4। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो +6 यहाँ आ जाएगा और -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा +2 आएगा, +2 आया कि नहीं आया, तो इसमें +2 है। तो हमें पता लग गया कि सेंट्रल मेटल आयन में इसमें पॉजिटिव चार्ज का घनत्व क्या है, कम है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज का घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक है, इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा। तो केंद्रीय जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है उसकी प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें कौन सा स्थायी होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है ना। दूसरा है लिगेंड की प्रकृति, जो हमारे पास लिगेंड्स हैं, लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की प्रकृति, या लिगेंड्स, लिगेंड की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर देखो बेटा इसमें क्या होगा, लिगेंड में क्या होंगे, ये कहता है कि लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाली प्रकृति बढ़ने पर संकुल स्थायित्व तो बढ़ता है। अब यहाँ हमें ये देखना होगा कि जो लिगेंड्स है, मानो जो लिगेंड्स है उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी देने की जो प्रवृत्ति है, इस इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होगी, जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, स्थायित्व तो बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये देने वाला होगा उतना ज्यादा स्थायी होगा, है ना। और लिगेंड युग्म देने की प्रवृत्ति लिगेंड के क्षारीय गुणों पर निर्भर करता है, जितना वो क्षारीय गुणों पर उसके निर्भर करेगा। लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है और स्थायित्व तो बढ़ता है। तो यहाँ दो चीजें हमें ध्यान रखना है, इसमें लिगेंड देने की जिसकी प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये कहता है कि जो लिगेंड देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वो क्षारीय होते हैं, तो यानी कि जो क्षारीय ज्यादा होगा
है ना। बेसिक नेचर जिसका ज्यादा होगा, जिस लिगेंड्स का, वो उतना क्या होगा, प्रबल होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक लिगेंड्स हमारे पास Cl- है, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास NH3। इन दोनों में किसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है? तो यहां पर देखेंगे बेटा, जो Cn लिगेंड है NH3 लिगेंड की अपेक्षा क्या होगा, अधिक क्षारीय है। ये अधिक क्षारीय कौन है, Cn, और ये क्या है, कम क्षारीय NH3, है ना। इस कारण क्या होगा, जो CuCN होगा ये होल 4, और इस पर क्या होंगे 2 नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जो CuNH3 वाला होगा और इसके होल 4, इस पर कौन से चार्ज हैं, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होगा, इससे अधिक कौन होगा, ये स्टेबल होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति वाला ज्यादा होगा उसको हम इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दो नेचर थे इसके, किस प्रकार से हो सकते हैं। अब ये उपसहसहयोगी यौगिकों का महत्व क्या है बेटा, यदि हम देखेंगे ये जो उपसहसहयोगी यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, इनका महत्व क्या है और एवं अनुप्रयोग क्या है, इनका उपयोग हम कहां पर करते हैं, इनका उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसका जो महत्व है, एक तो नंबर 1 होता है बेटा इसमें गुणात्मक विश्लेषण में, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, है ना, गुणात्मक विश्लेषण किसमें आएगा, गुणात्मक विश्लेषण। हम ये चेक कर पाएंगे कितना अच्छा यौगिक बना, है ना। दूसरा आता है बेटा इसमें जो काम आएगा, ये उपयोग आएगा, ये धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण, उनका निष्कर्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, निष्कर्षण। तीसरा यदि देखेंगे तो तीसरा इसमें जैव प्रणालियों में, जैव प्रणालियों में, जैव प्रणाली, और चौथा हमारे पास होगा उद्योगों में, हम इसका उद्योगों में कर सकते हैं, और साथ साथ में कहा औषधि के रूप में भी कर सकते हैं, औषध के रूप में। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं इन जगहों पर, ठीक है ना। ये इनके उपयोग हैं, कहाँ पर हो सकते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में, है ना। कैसे कैसे हम गुणात्मक विश्लेषण में कर सकते हैं, धातुओं के निष्कर्षण में किस प्रकार से हो सकता है, जैव प्रणालियों में किस प्रकार से किया जा सकता है ना, साथ साथ में उद्योगों में किस प्रकार, और औषधि के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।